नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य से एम्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी का अध्ययन करेंगे। अगर एजुकेशनल सोशोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो ओटावे ने भी कहा है, एजुकेशनल सोशोलॉजी स्टार्ट्स विद द assumption that education is an activity which goes on in the society and the society in turn determines the nature of education। अर्थात शैक्षिक समाजशास्त्र का आरंभ इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए हुआ है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस। जो समाज में होती है और वह समाज जिसमें यह शैक्षिक प्रक्रिया होती है वह अपनी प्रकृति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षण पद्धतियों को निर्धारित करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य हैरिंगटन के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य 4 प्रकार के माने हैं। सबसे पहला है शिक्षक के कार्य और सामाजिक प्रगति के लिए स्कूल के कार्य का समाज के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना। स्कूल के ऊपर प्रभाव डालने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना। सामाजिक तत्वों का अध्ययन करते हुए उनके द्वारा व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों इफेक्ट का ज्ञान प्राप्त करना। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को समझते हुए शिक्षा के पाठ्यक्रम का सामाजिक नीति दृष्टि से निर्माण करना। सबसे पहला है शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्यक्ति कुछ पाश्विक प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है। उन प्रवृत्तियों की तृप्ति के लिए वह एनवायरनमेंट से स्वतः प्रतिक्रिया करना आरंभ करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह कुछ बातों को तो स्वाभाविक ऑटोमेटिक सीख जाता है और इसके विपरीत कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वह माता पिता, भाई बहन और समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर सीखता है। सोशोलॉजी की दृष्टि से सोशल एनवायरनमेंट में सीखी हुई बातें ही शिक्षा हैं, एजुकेशन है। ध्यान देने की बात है कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। इस दृष्टि से व्यक्ति की उन्नति केवल उसी समय संभव है जो समाज की उन्नति है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के द्वारा समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाना ही शिक्षा है। इस प्रकार समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसका समाजीकरण, सोशलाइजेशन किया जाता है। यही प्रक्रिया समाज की उन्नति में सहायता करती है और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करती है। अगला है शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना दर्शन या फिलॉसफी का कार्य है। इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते समय एजुकेशनल सोशोलॉजी चुप रहता है। ध्यान देने की बात है कि जब से शिक्षा में सामाजिकतावादी प्रवृत्ति का विकास हुआ है तब से प्राचीन धारणा समाप्त हो गई है और शैक्षिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशोलॉजी ने भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं जो निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य या फर्स्ट एम है, जिससे वे समाज के साथ अपना व्यवस्थापन स्थापित कर सकें, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा सकें और अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हुए समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण कर सकें। इस प्रकार बालकों को नागरिकता की शिक्षा देना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा आता है शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। यूँ तो सामाजिक
मानवतावादी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा के अनेक कार्य हैं, परंतु म्यूरे ने अपनी पुस्तक ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के निम्नलिखित 4 प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला है। सबसे पहला, ज्ञान का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के रूप में, एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक परंपरा की सुरक्षा और हस्तांतरण, सिक्योरिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, सामाजिक विकास, सोशल प्रोग्रेस। ज्ञान का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। शिक्षा का प्रथम कार्य व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार करता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति हो सके। परंतु व्यक्ति और समाज की उन्नति बुद्धि पर निर्भर करती है, इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है, जो केवल ज्ञान के द्वारा ही विकसित हो सकती है। अतः शिक्षा का कार्य ज्ञान का प्रसार करना है, जिससे व्यक्ति बुद्धिमान बन सके और योग्य नागरिक के रूप में समाज की उन्नति में सहयोग पार्टिसिपेट कर सके। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के रूप में बुद्धिमान नागरिकों को तैयार करने के अतिरिक्त शिक्षा सामाजिक नियंत्रण करने का भी मुख्य साधन है। उचित शिक्षा की व्यवस्था होने पर बालकों में नैतिक चेतना और आत्म अनुशासन की, सेल्फ डिसिप्लिन की भावना विकसित की जा सकती है। इससे वे समाज की सेवा करते हुए प्रत्येक चुनौती को डटकर मुकाबला कर सकें। अतः सामाजिक नियंत्रण का कार्य शिक्षा के द्वारा सुचारू रूप से किया जा सकता है। सामाजिक परंपरा की सुरक्षा और हस्तांतरण, सिक्योरिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज। शिक्षा का तीसरा कार्य सामाजिक परंपरा और संस्कृति, कल्चर और सभ्यता की रक्षा करना और उसकी भावी संतति को हस्तांतरित कर देना, ट्रांसफर कर देना। ऐसा न करने से ना तो सामाजिक परंपरा को प्राप्त किया जा सकता है और ना ही उसे अपने निजी योगदान के साथ भावी संतति को हस्तांतरित किया जा सकता है। सामाजिक विकास, सोशल प्रोग्रेस। शिक्षा का चौथा कार्य समाज का विकास करना है। इसका एकमात्र कारण यह है कि व्यक्ति का विकास केवल सुव्यवस्थित और उन्नतिशील समाज में ही हो सकता है। हमारे देश भारत में शिक्षा का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इम्पोर्टेंट है कि जब से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है उस समय से पुरानी रूढ़ियाँ को अनावश्यक समझा जाने लगा। इन रूढ़ियों पर आधारित हमारा संपूर्ण ढांचा अब अपूर्ण ही नहीं अपितु असंगत भी है। ध्यान देने की बात है, यदि शिक्षा इस कार्य में असफल हो गई तो जीवन दूषित हो जाएगा और देश रसातल की ओर चला जाएगा। धन्यवाद।